नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एक नई सक्सेस स्टोरी में। आज मेरे साथ हैं उत्तर प्रदेश के शामली डिस्ट्रिक्ट से सलोनी, जिनका हाल ही में यूपीपीसीएसजे 2022 में सिलेक्शन हुआ है और सलोनी ने 163 रैंक जो है सिक्योर की है। सलोनी, मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेट करूंगा पूरे टारगेट फॉर IQ परिवार की तरफ से। आपको जो है भविष्य के लिए शुभकामनाएं देना चाहूँगा। सलोनी, ये बताइए कि आपका ये फर्स्ट अटेम्प्ट था या सेकंड? जी, ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट और था। मीडियम क्या था? सर इंग्लिश। इंग्लिश मीडियम। जी तो अपने बारे में कुछ हमारे प्यारे साथियों को बताइएगा, अपने एकेडमिक पृष्ठभूमि के बारे में कुछ हमें बताइए। जी सर मैं शामली से बिलोंग करती हूँ। एक गांव है शामली में, मैं वहाँ से बिलोंग करती हूँ। मैंने अपनी स्कूलिंग BSM स्कूल शामली से कंप्लीट की है। उसके बाद मेरा एडमिशन हिंदू कॉलेज DU में हुआ था और मैंने वहाँ से BSc की है। After that, I have completed my LLB from Law Center to DU, and recently I was doing my LLM from Meerut College. Yes sir. तो ये था आपका। अच्छा, जब आपने एकेडमिक प्रिपरेशन आप लोग अपना एकेडमिक में थे, जी तो फिर ये जुडिशरी की तरफ आपका कैसे रुझान हुआ और मोटिव कब से बना आपका? सर एक्चुअली मेरे पापा एडवोकेट हैं, तो मैंने बचपन से उनको सुना है कि जजेस होते हैं, वो कैसे काम करते हैं, उनकी कितनी एक रुतबा होता है सोसाइटी में। तो मेरा भी मन था। एंड एक्चुअली सर द सेकंड थिंग इज़, मेरे पापा खुद एक जुडिशरी एस्पिरेंट रहे हैं अपने टाइम पे, बट ड्यू टू फाइनेंशियल लैक ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज वो नहीं कर पाए उस टाइम पे। देन सर तो एक था पहले से ही दिमाग में कि हाँ मुझे ये करना है। जब मैं LLB के अपने सेकेंड ईयर में थी, तो मैंने उस टाइम पे मैंने डिसाइड किया कि मुझे अब प्रिपेयर करना चाहिए, और मैंने खुद से पूरी प्रिपरेशन की। और मतलब ये आपने LLB सेकंड ईयर में डिसाइड किया? जी, सेकेंड ईयर में आई वाज स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर माय जुडिशियल एग्जाम। तो ये सेकंड ईयर में आपने डिसाइड कर लिया, जी तो आपका मतलब मेन और फोकस उत्तर प्रदेश ही जुडिशरी था या फिर और कोई भी था? जी सर, मेरा पहले से ही मेन फोकस उत्तर प्रदेश जुडिशरी पे ही था। और मैंने GS इसीलिए मैंने UPPCS प्री के लिए भी मैंने प्रिपेयर किया, क्योंकि अच्छा, इससे मुझे पहले आप PCS के लिए भी कर चुके थे? यस सर, 2021 में मैंने प्री दिया है और मेरा क्वालिफाई भी हो गया था प्री। UPPCS? यस सर, एंड आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर मेंस आल्सो, बट ड्यू टू सम रीजन आई वाजंट एबल टू गिव माय मेंस एग्जाम। ओके। अच्छा सलोनी, ये बताइए कि जब नोटिफिकेशन आ जाता है, जी तो आप अपने अब व्हाट अबाउट UPPCSJ, उसकी क्या रणनीति रही, प्रीलिम्स की क्या रणनीति रही आपकी, प्री के बाद फिर मेंस में क्या किया आपने, फिर आपका इंटरव्यू क्या किया? तो आप ये सारी बातें बिल्कुल विस्तार से हमें समझाइए, हमारे जितने भी साथी आपको देख रहे हैं उन्हें समझाइए कि ये क्या होता है और आपकी क्या क्या उसमें भूमिका रही। सर देखिए, प्रिपरेशन एक प्रोसेस होती है। आप 1 साल में या 2 साल में, यूपी पे था तो मैंने पहले सिलेबस देखा कि सिलेबस में क्या क्या आता है। सर यूपी एक ऐसा स्टेट है जहाँ GS का भी इक्वल इम्पोर्टेंस है, तो दैट्स वाई आई हैव डिसाइडेड टू प्रिपेयर फॉर UPPCS ऑल्सो, कि एटलीस्ट मेरा GS हो जाएगा और लॉ मैं कर लूँगी साथ साथ। सर मैंने UK APO का मेंस भी दिया है, तो उस टाइम पे मेरे वो तीनों सब्जेक्ट्स जो होते हैं CRPC IPC एविडेंस, वो मेरे कि नोटिफिकेशन आया और आपने प्रिपेयर करना शुरू किया, ऐसा नहीं है। आपको पहले से प्रिपेयर होना पड़ता है। प्री के लिए आपको ऑब्जेक्टिव, MCQs, प्रीवियस ईयर, ये सब कई बार आपको लगाना पड़ता है बुक से, किसी भी बुक से लगा लीजिए। मैंने सिंघल की एक बुक आती है, उसमें सारे स्टेट्स के जो PYQ होते हैं वो होते हैं। तो हाँ जी, वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 3, तो मैंने उनको लगाया है। शायद मैंने 4-5 बार वो ऑब्जेक्टिव लगाए हैं। और सर GS का जैसे मैंने बताया, मैंने प्री UPPCS प्री के लिए प्रिपेयर किया था, तो उस टाइम पे मैंने घटना चक्र आती है, वो एक बहुत ही अच्छी बुक बताई जाती है अगर आपको UPPCS के लिए, MCQs के लिए। तो मैंने उनको लगाया, MCQs लगाए। तो ये मेरा पूरा स्ट्रेटेजी रहा है। ये एक प्रोसेस था 2020 से और अब तक, जो अभी खत्म हुआ है। वेरी गुड। अब आ जाते हैं प्रीलिम्स पेपर को लेकर। जी, आप क्या कहना चाहेंगी प्रीलिम्स पेपर को लेकर कि GS पेपर के लिए भाई ये कर लिया तो प्री निकल जाएगा? जी सर, GS के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू टेल अबाउट GS के लिए सबसे पहले करंट अफेयर्स, आप वो बहुत अच्छे से करिए, कोचिंग की हेल्प लीजिए।
आपकी जैसे कोचिंग है वो फोकस्ड है स्पेशली ऑन जीएस, तो आपके मॉक्स काफ़ी हेल्पफुल रहते हैं, आप मॉक लगा सकते हैं। सेकंड थिंग कि आपको जीएस को सेकंड ये नहीं सोचना है कि वो एक सब्स्टिट्यूट पेपर है और आप उसको कम टाइम देंगे। सो फॉर एग्जांपल मैं अपना एग्जांपल देना चाहूँगी। मेरे जब मैंने मार्क्स कैलकुलेट किए थे तो मेरे लॉ में काफ़ी इतने अच्छे मार्क्स नहीं थे, 225 230 दैट वाज माय मार्क्स, लेकिन बट इन जीएस आई वाज स्कोरिंग 90 मार्क्स, सो दैट वाज हेल्पफुल फॉर मी। सो मैं ये कहना चाहूँगी बच्चों से कि आपको जीएस पे भी फोकस करना है और लॉ पे भी उतना ही फोकस करना है। तो जीएस से आपको फ़ायदा हुआ था हमारा? जी सर, जी सर। अच्छा, चलिए, तो जीएस पेपर का हो गया। जी। अब जीएस पेपर में क्या क्या सोर्सेज रखने चाहिए करंट अफेयर को लेकर, कोई एनी सजेशन आप देना चाहेंगे? सर करंट अफेयर्स जैसे मैंने आपका मेंस में भी देखा है, आपका बहुत एग्जॉस्टिव मटेरियल था। मैंने आपके मटेरियल्स के अलावा मुझे नहीं लगता मैंने कोई मैगजीन देखी हो या मैंने कुछ किया हो, मैंने सिर्फ न्यूज़पेपर पढ़ा, मैं इन टच थी न्यूज़पेपर के, और आपके नोट्स पढ़े, सब वही मेरे लिए सफिशिएंट रहा है। चलिए, अब आ जाते हैं लॉ पेपर पर। जी। तो लॉ पेपर के लिए क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए? बहुत बच्चे कहते हैं सर किताबें पढ़ें, बेरेक पढ़ें, एमसीक्यू निकालें। आपका क्या रहा एक्सपीरियंस और आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? सर आई थिंक फॉर प्री बेयरेक्ट इज द मास्टर की। बेयरेक्ट पढ़िए 2-2 3-3 बार, जितनी बार भी आप टाइम से पढ़ सकते हैं। और दूसरा एमसीक्यूज और पीवाईक्यू, बस दिस इज द स्ट्रेटजी, प्यारे नथिंग साथियों, एल्स। वेरी गुड। प्यारे साथियों, सलोनी ने अभी बताया कि अगर आपको जुडिशरी प्रीलिम्स निकालने हैं, 3 बातें आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहले पीवाईक्यू, दूसरा आपको बेरेक्ट करना है और फिर उन्हीं का रिवीजन आपको करना है। बस 3 बातें करनी है प्रीलिम्स निकालने की, और यही चीज़ें आप जीएस में भी कर सकते हैं विद अपडेट विद करंट अफेयर। अच्छा, चलिए, प्री आपका हो जाता है जी तो क्या मेंस की तैयारी आपने तब स्टार्ट की या पहले से ही आपका चल रहा था? सर, एज आई सेड अर्लियर कि ये प्रोसेस होता है। आपके कुछ सब्जेक्ट किसी पेपर, अब मैंने यूके एपीओ दिया था, तो मैंने वहाँ पे तैयार हो आपके यहाँ से मैंने मेंस के लिए कोचिंग ली थी। उत्तराखंड मेंस हाँ में? जी, तो उस टाइम पे मैंने आंसर राइटिंग प्रैक्टिस की थी, तो मेरे 3 सब्जेक्ट आईपीसी, एविडेंस, सीआरपीसी, वो ये तो उस टाइम पे प्रिपेयर हो गए थे सर। और बाकी मैंने यूट्यूब से हेल्प ली, मैंने नोट्स बनाए। मैं डीयू से हूँ तो वहाँ पे उसका एक्सपीरियंस बहुत काम आया। हाँ जी, हाँ जी, बेस आपका वो बन जाता है वहाँ पे, आप क्लासेस लो रेगुलर। बच्चे कहते हैं कि नहीं सर, हमें तो नोट्स नहीं बनाने, बेरेक्टिव पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए। मेंस में प्रॉब्लम बनेगी वो बात या नहीं? जी बिल्कुल बनेगी। मतलब टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाएगा? सर टाइम, आप मॉक ना दे के आप अगर खुद से नोट्स बना रहे हैं तो शायद वो ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, और फिर बाद में जब आप मॉक दे देते हैं तो वो आपके लिए एक प्लस पॉइंट हो जाता है कि आपने नोट्स बनाए खुद और खुद से फिर आप मॉक दे रहे हैं, तो वो बेनिफिशियल होता है काफ़ी। बट नोट मेकिंग इज़ इम्पॉर्टेंट। मेंस के लिए आप जरूर बना के रखें, यस सर, ताकि वो लास्ट टाइम में पर आप रिवाइज कर सकें। जी सर। तो ये तो मेंस का बता दिया प्यारे साथियों। अच्छा, इस बार से लैंग्वेज के पैटर्न में भी थोड़ा सा चेंज हो गया था। मीन्स पहले तो इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर था, जी जी। अब इस बार हिंदी का हो गया। तो लैंग्वेज के पेपर को आपने कैसे मैनेज किया, जब एक तरफ जीएस एक तरफ लॉ है? लैंग्वेज पर आपका क्या कहना है? सर मेरे घर पे हिंदी का न्यूज़पेपर आता था, तो मैंने आफ्टर माय प्री एग्ज़ाम आई स्टार्टेड रीडिंग हिंदी न्यूज़पेपर, क्योंकि मुझे लगता था मैं इंग्लिश मीडियम से हूँ तो मेरे लिए हिंदी थोड़ा एक नेगेटिव पॉइंट हो सकता है। तो मैंने अपना न्यूज़पेपर रीडिंग स्टार्ट की, और मैंने वहीं से ट्रांसलेशन भी की। मैं एक पैराग्राफ पढ़ती थी तो उसको ट्रांसलेट करके देख लेती थी कि क्या मैं कर पा रही हूँ। सर अगर आप एसेज का देखें, ऐसे भी लिखना होता है हिंदी में भी और इंग्लिश में भी, तो बहुत सारे आर्टिकल्स होते हैं न्यूज़पेपर में जो आपको हेल्प करते हैं कि हाउ टू स्टार्ट राइटिंग ए ऐसे। तो मुझे बहुत हेल्प मिली न्यूज़पेपर से। ऐसे के लिए आप क्या सजेस्ट करेंगे, क्या क्या किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? सर एसेज के लिए मैं कहना चाहूँगी कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आप उसको स्टार्ट कैसे कर रहे हैं, क्योंकि फर्स्ट इम्प्रेशन वो बोलते हैं सर इज़ द लास्ट इम्प्रेशन। तो आप अपने ऐसे को कैसे स्टार्ट कर रहे हैं, आप उसको, आपने भी शायद एक बार क्लास में बताया था कि हाउ टू स्टार्ट एन ऐसे, तो मुझे काफ़ी आपने एग्जाम्पल दे के आपने बताया था, तो मुझे वो काफ़ी इम्प्रेसिव लगा था। और मैंने भी कि आप बीच में पहले मैंने जीएस की क्लास में कई बार ऐसे भी बता जी देता हूं। जी सर आपने बताए हैं। तो आपने काफ़ी ये बताया था कि कैसे एक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से आप स्टार्ट करें, फिर आप प्रेजेंट पे आएँ और फिर सजेशंस दें एसेज में, तो ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। बिल्कुल।
चलिए ये तो ऐसे पे आ गया। जी। तो रिवीजन तो में एंड टाइम पे शायद आप वो रिवाइज नहीं कर पाएंगे जितना आप बहुत छोटे नोट्स बनाए। अब मैंने फैमिली लॉ के नोट्स बनाए थे सर, वो मेरे 5 पेज में पूरा फैमिली लॉ कंप्लीट। तो मतलब वो रिवीजन करने में वो आसान है। रिवीजन करने में सर बहुत हेल्पफुल रहा। वेरी गुड। तो मतलब प्यारे साथियों, देखिए सलोनी ने कितनी अच्छी बात बताई कि पूरा फैमिली लॉ विद इन 5 पेज में इन्होंने कंप्लीट कर लिया। अब 5 पेज को तो आप आसानी से मतलब एग्ज़ाम से पहले कई बार रिवाइज कर सकते हैं। जी। तो इस चीज़ का आपको प्लीज़ ज़रूर ध्यान रखना है जब आप अपनी प्रिपरेशन करें। अच्छा चलिए ये तो हो गया मेंस को लेकर। अच्छा लोकल एक्ट के लिए क्या क्या फिर? सर लोकल एक्ट्स के लिए जो मार्केट में बुक मिलती है वो मैंने कई बार पढ़ी, और मैंने लोकल लॉज के भी नोट्स बनाए, क्योंकि सर मेरा एक मतलब बुक से देख के खुद भी नोट्स बनाए? यस सर, मैंने खुद नोट्स बनाए, क्योंकि मुझसे मेरा ये एक वीक पॉइंट कहें या फिर एक पॉजिटिव पॉइंट कहें, आई डोंट नो, कुछ बच्चों के लिए वीक होता है, कुछ के लिए पॉजिटिव होता है। मैं बुक से नहीं बार बार रिवाइज कर पाती हूँ, खुद के मेरे पढ़े खुद के नोट्स होते हैं तो मैं ज़्यादा अच्छे से उनका रिवीजन कर ये पाती बात हूँ। मैं क्लास में भी बोलता हूँ, जी सर। क्योंकि जो खुद से लिख के आप पढ़ सकते हो ना, उसको जितनी आसानी से कैच कर सकते हो, बुक से नहीं कर सकते आप। जी तो लोकल लॉ में फिर आपको इतनी परेशानी नहीं होगी। जी सर। तो पेपर आपके बड़ी ऑब्वियसली सिलेक्शन होगी तो पेपर अच्छे ही होंगे। जी। और कोई सजेशन जो मेंस परीक्षा देते समय ध्यान रखना चाहिए? सर मुझे लगता है कि आप अगर एक आइसोलेट होके खुद को आप तैयारी कर रहे हैं, तो शायद मेरा ये पर्सपेक्टिव है कि आप ना बहुत सारी चीज़ें लैक कर रहे हैं। सर मेरे काफ़ी फ्रेंड्स थे जो जुडिशरी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो मैं उनसे फ़ोन पे मैं घर कर रहे हैं, अपने आसपास ऐसे दोस्त ज़रूर रखने चाहिए जो आपके ही फील्ड में प्रिपेयर कर रहे हैं और वो डिस्कस कर लें। और डिस्कस कर रहे हैं। उससे सर बहुत इससे फायदा बहुत बहुत ज़्यादा ये बेनिफिशियल होता है। वेरी गुड। अच्छा सलोनी चलिए ये तो हो गया आपका मेंस। जी। मेंस के बाद अब काउंटडाउन स्टार्ट हो जाता है जी। इंटरव्यू का। उसको लेकर आप कितनी तैयार थी, और क्या मॉक देना ज़रूरी है किसी भी इंटरव्यू के लिए? और फिर आपका इंटरव्यू जो रियल इंटरव्यू है उसका एक्सपीरियंस कैसे रहा? जी सर, मुझे लगता है कि मॉक देना तो बहुत बेनिफिशियल होता है। एक तो आपको अपनी कमियां पता चल जाती है कि कहाँ आप लैग कर रहे हैं। जैसे मैंने सर आपके यहाँ मॉक दिया, मैंने एक जगह और मॉक दिया और उसके बाद मैंने कहीं भी मॉक नहीं दी, क्योंकि मुझे मेरी कमियां पता चल गई थी 2 मॉक दे के। बच्चे क्या करते हैं कि 3-3 4-4 मॉक दे के आते हैं, ठीक है वो उनके लिए बेनिफिशियल हो सकता है, लेकिन आपको आपकी कमियां एक या एक भी अच्छा मॉक दे लो ना सर, तो आपको अपनी कमियां वहाँ पता चल जाती है। मुझे मेरी कमियां यहाँ मैंने जो मॉक दिया उसमें पता चल गई थी। आपके सजेशंस जो थे, आपने मुझे बताया कि कैसे आना है, कैसे बैठना है, और क्वेश्चंस, द लेवल ऑफ क्वेश्चंस वाज वेरी वेरी गुड। तो मुझे वहाँ से बहुत बेनिफिट हुआ। तो मॉक से तो आपको आपकी कमियां पता चलती हैं, तो आपको मॉक देने चाहिए। जी सर। अच्छा चलिए मॉक के बाद आप आ जाते हैं आपके इंटरव्यू पर। जी सर। तो वहाँ का कैसा एक्सपीरियंस रहा और कैसा एनवायरनमेंट था? सर एनवायरनमेंट बहुत ही कॉर्डियल होता है। हम काफ़ी डरे हुए होते हैं पहले, लेकिन वहाँ जाके वो सब बहुत अच्छे होते हैं। वो बहुत कॉर्डियली आपको बैठाते हैं, आपसे क्वेश्चंस पूछते हैं, कोई ऐसे डरने वाली बात नहीं होती है। सर मुझसे अडॉप्शन से स्टार्ट किया उन्होंने। मुझसे अडॉप्शन से क्वेश्चन पूछे कि अडॉप्शन किसका हो सकता है, कैसे हो सकता है, हु आर एलिजिबल। सर उन्होंने एक सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चन भी पूछा मुझसे अडॉप्शन पे। फिर वो एंटिसिपेटरी बेल पे मुझसे क्वेश्चन पूछा। फिर उन्होंने पूछा कि मेरा फेवरेट सब्जेक्ट क्या है। फिर मैंने आईपीसी बताया था सर, तो उन्होंने मुझसे आईपीसी पे 2-3 क्वेश्चंस पूछे। फिर बाद में उन्होंने फिर से एक सिचुएशनल क्वेश्चन पूछा जो वो शायद सबसे पूछ रहे थे, डिफरेंस बिटवीन कन्विक्शन एंड सेंटेंस टाइप, ऐसे क्वेश्चन जो राहुल गांधी का जो पूरा सिनेरियो था उस पे पूछा। तो सर मेरा 10 डिस्क्वालिफिकेशन। फिर सर बस इतना ही था। मेरा 10-12 मिनट मेरा इंटरव्यू चला था और वो काफ़ी अच्छा था। अच्छा हो गया जी। तो इंटरव्यू देने के बाद आपको लग गया था कि सिलेक्शन हो जाएगा? सर इंटरव्यू काफ़ी अच्छा गया था मेरा। मैं प्रिपेयर करके गई थी, जब जो आपसे सजेशन लेके गई थी, तो मुझे एक आप प्रिपेयर करते हो, सबको ही उम्मीद होती है कि हाँ हो जाएगा। मुझे भी लगा था कि हाँ हो जाएगा। तो अच्छा बढ़िया। जिस दिन रिजल्ट आया, जी सर, रिजल्ट आने से 5 मिनट पहले जी सर, घर का क्या माहौल था और आपकी क्या स्थिति थी मेंटल? सर ये एक बहुत फनी स्टोरी है, मैं आपको बताना चाहूँगी। हवन हो रहा था हमारे घर पे, क्योंकि सावन का लास्ट डे था, तो मम्मी ने हवन रखवाया था। तो शाम का टाइम था,
जैसे ही हवन ख़त्म हुआ और मैं कमरे में आई, मैंने अपना फ़ोन चेक किया तो मैंने पीडीएफ देखी। मैंने वो वापस फ़ोन रख दिया कि मैं अभी नहीं देखूंगी, कि जस्ट पंडित जी भी नहीं गए थे, पूरा सब फैला हुआ था। तो मैंने सोचा ठीक है, पहले सब एक सेटल हो जाते हैं, उसके बाद आई विल चेक माई रिजल्ट। लेकिन सर वो है कि रहा नहीं जाता, क्यूरियोसिटी बहुत ज़्यादा हो गई थी उस टाइम पे। तो मैं वापस कमरे में आई और मैंने अपना रिजल्ट देखा और मैंने अपना नाम देखा। मैं कमरे के दरवाजे पे खड़े होके रोने लगी। पापा आए, उनको लगा कि मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ इसलिए मैं रो रही हूँ। तो ही वाज सेइंग कि नहीं नहीं बेटा, कुछ नहीं, अगली बार प्रिपेयर करना, हो जाएगा, रो मत। फिर मैंने उनको जैसे बताया, मेरी आवाज़ नहीं निकल रही थी कि पापा हो गया है। उसके बाद तो सर पूरा मतलब पूरा सिनेरियो ही चेंज हो गया। सब मेरी बुआ, सब दादी वादी सब आए हुए थे, तो सब बहुत ज़्यादा खुश हो गए। सबने सबको जाके फैला दिया कि जज बन गई है, जज बन गई है। मतलब घर का एक बहुत हैप्पी मोमेंट हाँ और जी, इमोशनल हाँ मोमेंट। जी सर। तो फिर उसके बाद घर वालों का रिएक्शन क्या था? सर घर वालों का, पापा रोने लगे थे, मम्मी रोने लगी थी। सर हम जिस बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं वहाँ पापा और बच्चों में ज़्यादा इतना अटैचमेंट नहीं होता कि वो उनके गले भी शायद मैं पापा के पहली बार लगी हूँ। तो वो एक बहुत ही इमोशनल मोमेंट होता है। वेरी गुड। अच्छा, ये तो चलिए आपकी सफलता की इस बात होगी, इसके पीछे ज़रूरी है, आप स्ट्रगल तो आपने किया ही है, लेकिन इसके पीछे भी बहुत सारे लोगों का अपने अपने लेवल पर एक कंट्रीब्यूशन होता है। आपकी सफलता का जो है राज क्या है और इसका श्रेय आप किसे देना चाहेंगे? सर मैं इसका श्रेय ऑफ कोर्स अपने पेरेंट्स को देना चाहूँगी, क्योंकि फाइनेंशियली इतने स्ट्रॉन्ग होने के बावजूद, इतना होने के बावजूद भी उन्होंने मुझे बाहर पढ़ाया, डीयू भेजा, वहाँ रहने का पूरा इतना खर्चा होता है सारा। पापा ने बिना कुछ कहे कभी नहीं कहा कि कहाँ पैसे खर्च कर रही हो, क्या कर रही हो, हमेशा फाइनेंशियली बहुत सपोर्ट किया है। तो सबसे पहले तो आपकी सफलता का श्रेय आपके पेरेंट्स को ही जाता है, तो सर मैं उनको देना चाहूँगी। फिर मैंने खुद मेहनत की है, तो मैं खुद को भी ये श्रेय देना चाहूँगी। और बाकी टीचर्स, आप हैं सर, आपने मेंस के टाइम पे इतना मोटिवेट किया। आप क्लासेस लेते थे ऑनलाइन, घर पे बैठ के हम क्लासेस लेते थे, तो आप पढ़ाते भी थे और साथ में मोटिवेट भी करते थे। तो सर ये कलेक्टिव एक सक्सेस होती है, ये आपकी खुद की नहीं होती। बिल्कुल, ये बहुत अच्छा लगा, क्योंकि सफलता किसी एक व्यक्ति के सहयोग से तो कभी हो नहीं सकती है प्यारे साथियों, उसमें अलग अलग लेवल पर सभी की सहभागिता होती है। सलोनी हमारे उत्तराखंड मेंस बैच का हिस्सा रही हैं, यूपी जुडिशरी का जिसमें इनका सिलेक्शन है, इसके प्री मेंस और मॉक इंटरव्यू प्रोग्राम का हिस्सा रही हैं। एंड ये प्रिपरेशन एक प्रोसेस है, आप ये नहीं कह सकते कि अब आप प्रिपेयर कर रहे हो और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इट्स ए प्रोसेस। आपको अपनी पढ़ाई के साथ साथ भी अपना इमोशनली भी खुद को स्ट्रॉन्ग रखना है, मेंटली भी रखना है, और फिजिकली भी अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखना है, क्योंकि ये प्रोसेस है, बहुत लंबी प्रोसेस है और आपको ये सब देखना होता है। तो आप अपने आप को हर तरह से अगर स्ट्रॉन्ग बना लेंगे तो आप सफल हो या असफल, आप खड़े रहेंगे। उन बच्चों के पेरेंट्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे, खासकर गर्ल्स के, लड़कियों के कॉन्टेस्ट में, जो बस कहते हैं कि भैया लड़की की तो ग्रेजुएशन हो गई, बस इसकी शादी करेंगे? सर आप खुद एग्जाम्पल देख रहे हैं कि 302 बच्चों में से 165 गर्ल्स हैं, तो मेजॉरिटी गर्ल्स हैं। उनके पेरेंट्स ने उन पर विश्वास किया है, उनको सपोर्ट किया है, तभी ये रिजल्ट लड़कियों के फेवर में बहुत पॉजिटिव आया है। तो मैं पेरेंट्स से यही कहना चाहूँगी कि एक लड़की समझ के आप उसको डिमोटिवेट ना करें कि बस तुम यहाँ तक पढ़ चुकी हो, अब बहुत पढ़ लिया, अब तुम शादी कर लो। आप उनको सपोर्ट करिए, वो आपका नाम हमेशा और पक्का रोशन करेंगे। ऐसे बहुत सारे साथी जो आपके साथ पढ़ रहे थे, जी सर, और अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि ये तो कंफर्म है कि जितनी पोस्ट हैं सिलेक्शन उतना ही होगा, जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ, जी सर, उन्हें क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? सर मैं उन्हें मैसेज देना चाहूँगी कि अगर मेरा हो सकता है तो आपका भी हो सकता है। मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगी। मुझसे मेरी जो आसपास जो प्रिपेयर कर रहे थे वो मुझसे ज़्यादा जानते हैं, शायद उनकी नॉलेज मेरे से ज़्यादा होगी, लेकिन एक स्ट्रेटजी होती है, एक प्रिपरेशन की स्ट्रेटजी होती है। अगर आप उसको समझ लें तो आप पक्का सिलेक्शन ले सकते हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगी। एंड थैंक यू सो मच सलोनी। टारगेट फॉर IQ के ऑफिस में सलोनी आज आई थी मिठाई खिलाने। एंड प्यारे साथियों, यदि आपका कोई क्वेश्चन है सलोनी से तो आप कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हम सलोनी से बात करके उसका आपको रिप्लाई कर देंगे। सलोनी ने 163 रैंक फर्स्ट अटैम्प्ट में अटैम्प्ट की है, और ये इनका फर्स्ट जो है प्रयास था यूपी जुडिशरी के लिए, और फाइनली अभी जुडिशियल मजिस्ट्रेट
बन चुकी हैं।